बड़ी जनसभा का रूप ले लिया आपने, और इससे प्रतीत होता है कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है। केवल दक्षिणी हरियाणा की नहीं, एक आंधी है माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के नाम पर। राव इंद्रजीत सिंह हमने देखा है 25 साल पहले जब सरकारें यहाँ विपक्ष की थी तो राव इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी गई कि जब भी ये नई सरकार बनेगी और उस सरकार के लिए खासकर एक योजना बनाई राव इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में उस वक्त के सभी कांग्रेस के नेताओं ने कि हम पानी को आप बराबर बंटवारा करेंगे। ये लड़ाई अगर शुरू की तो राव इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में, और बड़ी रैली की, आपको ध्यान होगा रेवाड़ी में। और जब रेवाड़ी में रैली की गई तो सभी ने एक मत फैसला लिया कि सरकार बनने के बाद प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी होंगे। और उन्हीं के नेतृत्व में जब कांग्रेस को बहुमत मिला, हमारे में से कुछ साथियों ने ऐसा धोखा दिया कि सत्ता कहीं और चली गई। और अब जब से 10 साल से भारतीय कांग्रेस को छोड़ के जब भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत सिंह जी आए तो बीजेपी को भी पूर्ण बहुमत अगर मिला तो राव इंद्रजीत सिंह जी के इनके चेहरे के कारण मिला। और जब ये केंद्रीय मंत्री बने तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको एक ऐसा विभाग दिया जिसको हम नीति योजनाएं, जो देश की योजनाएं बनती हैं, जो सबसे बड़ी सलाह ली जाती है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि बताइए इस देश में हमने क्या करना है। इन्हीं की सलाह से, इन्हीं की रिकमेंडेशन से फैसला लिया गया कि इस देश को सुरक्षित रखना है तो बजट बढ़ाना पड़ेगा डिफेंस का। जो बजट मात्र 1.5 लाख करोड़ था एक साल का, जो 4.5 लाख करोड़ अगर बजट बढ़ा तो रिकमेंडेशन राव इंद्रजीत सिंह जी की, क्योंकि ये महकमा इनके पास है। नीतियां बनाने का महकमा, योजनाएं बनाने का महकमा माननीय राव साहब को इसलिए दिया गया है। उसके बाद कि इस देश के वो चारों तरफ से रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी ये इस प्रकार से तैयार हो जिस प्रकार से अमेरिका जैसा देश आके निकल गया। तो इन्हीं की रिकमेंडेशन से इतने नेशनल हाईवे देश में बने हैं। इसी लोकसभा क्षेत्र में पहले एक लोकसभा में एक मात्र नेशनल हाईवे टच करता था, 7 नेशनल हाईवे अगर किसी की देन है सारे देश में तो राव साहब की है। उसके बाद पानी के बारे में इनकी रिकमेंडेशन गई कि हमने एक वायदा किया था कि पानी सबको बराबर मिले, और इनकी रिकमेंडेशन के बाद इस देश का बारिश का पानी कैसे बचाना है, नए तालाब कैसे खोदने हैं, बचा हुआ पानी है उसको टेल तक कैसे पहुंचाना है, ये सारा काम अगर किसी की रिकमेंडेशन से हुआ तो माननीय राव साहब की रिकमेंडेशन से हुआ। मेरे को दोबारा बनाया गया। खेती बाड़ी के लिए एक नई रिकमेंडेशन माननीय राव साहब ने दी कि छोड़िए चावल जैसे खाद्यान्न पदार्थ को, इस देश में सबसे ज्यादा कम पानी की फसल होती है, बाजरा है, ज्वार है, चना है, सरसों है, और एक ऐसा रूप दे दिया दुनिया भर में कि इस खाद्यान्न पदार्थ को दोगे तो पानी भी कम लगेगा, और ये ऐसी चीज है जिससे शरीर को भी ताकत मिलेगी। आज दुनिया भर में अगर किसी की डिमांड है, वही बाजरा जो मात्र 600 रुपये क्विंटल बिकता था, 2500 रुपये रेट हो गया। इनकी दूसरी रिकमेंडेशन है, जब भी नई सरकार बनेगी कि जो खाली जमीन रह जाती है तो यूरिया डीएपी नहीं डालते, उनको 10,000 रुपये किले तक का अगर किसान को दोगे तो बहुत अच्छा, किसान की भी आमदनी बढ़ेगी। यानी इस प्रकार की सलाह जिस प्रकार से माननीय राव साहब देते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री। ये रिकमेंडेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इससे पहले क्लास 3 और 4 में इंटरव्यू सिस्टम होता था देश में, लेकिन माननीय राव साहब ने कहा इससे हेराफेरी होती है, सिफारशी लड़के लगते हैं, क्योंकि हम भुगत भोग की हैं। जब सिफारिश होती थी तो केवल एकमात्र जिले के लड़के लगते थे, और इनकी सिफारिश तो सारे देश में
ये जो इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया, हमारे हजारों हजार लड़के, पढ़े लड़के अपने आप लड़ने लगे। ये होती है सही गाइडलाइन, ये होता है कि देश को हम आगे कैसे बढ़ाना है। मैं बहुत बधाई देता हूँ माननीय राव साहब को, जो केवल ईमानदारी के प्रतीक हैं। दूसरी तरफ अगर आप दूसरी पार्टियों को देखोगे, आज उनको ये नहीं पता कि तुम वोट जिसके नाम से मांग रहे हो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा, पता ही नहीं किसी को। क्योंकि अभी तो कई पार्टियां हैं, खुद कांग्रेस को नहीं पता कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन अब आपका वोट जाएगा तो बीजेपी को जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। और ऐसी बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आई सारे देश में, हेल्थ के नाम पर वो प्रदेश नहीं, देश भर में कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं छोड़ा जहां मेडिकल कॉलेज का काम शुरू ना हुआ हो। मेडिकल कॉलेज का बल्कि कई जगह तो एम्स भी इनकी रिकमेंडेशन पर आए, न केवल हरियाणा में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी अगर एम्स की शुरुआत हुई तो माननीय राव साहब की रिकमेंडेशन पर हुई। और यही नहीं, आयुष्मान की एक बतागा कि गरीब आदमी को फायदा कैसे देना है। अब आगे वाले टाइम में 70 साल का बड़ा आदमी, चाहे कोई किसी जाति से धर्म से है, उन सबको आयुष्मान का कार्ड बनाना तो जरूरी है। ये रिकमेंडेशन है तो फिर राव साहब की है, नीति आयोग के माध्यम से। और एक भविष्य में जब 2047 तक ये देश विकसित हो जाएगा तो 142 करोड़ आदमी, अमीर है गरीब है, सबके सब उस हेल्थ कवर में आ जाएंगे, ताकि हमारी जिंदगी बगैर पैसे ना मरे। ये है एक अच्छी जो सोच होती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का आप देखिए, ये डॉक्टर बनवारी लाल जी गलत नहीं कह रहे, बार बार क्या कहते हैं कि 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि हम संविधान बदल दें। संविधान को मूल रूप से कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन अमेंडमेंट कांग्रेस ने भी की, जनता पार्टी ने भी की, बीजेपी ने भी की, करते रहेंगे। तो कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनको सुधारना जरूरी है। जिस प्रकार 3 तलाक का सुधार किया, तलाक कहने से किसी का घर खराब होना अच्छी बात नहीं। धारा 370 CAA की ऐसी चीजें बदलनी जरूरी हैं। एक जरूरी रह रही है जिसके बारे में आपको बहुमत की जरूरत होती है, अच्छे बहुमत की जरूरत है। और वो बहुमत क्या है, वो अमेंडमेंट क्या है? एक धर्म में तो 4 शादियां वैलिड है और एक धर्म में एक शादी वैलिड है। अगर इसी प्रकार का हालात रहे तो देश का अनुपात खराब हो जाएगा। इसलिए इस कानून को लागू करना सबसे जरूरी है। इसलिए चाहिए कि संविधान की धारा बदलनी चाहिए। देखिए, अभी कर्नाटक के अंदर देखिए कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने 1 महीना पहले एक बिल पास कर दिया। हमारा ओबीसी का रिजर्वेशन है, बीसी का रिजर्वेशन है, एससी का रिजर्वेशन है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन इसलिए दिया था ताकि जो बीसी, ओबीसी या एससी का गरीब है, जो आदमी है, वो बराबर का दर्जा लेके वो भी सिविल सर्विसेज में, दूसरी सर्विसेज में अपना हक ले सके। यही तो थी रिजर्वेशन। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उसके अंदर जो हमारे पहले से गरीब मुस्लिम है, चाहे वो लोहार है, धोबी है, तेली है, मेव है, वो तो पहले से ओबीसी में है, बीसी में है। उन्होंने उसके शब्द के आगे लिख दिया मुस्लिम। यानी अगर यही हालात रहे तो 18 करोड़ आदमी अगर बीसी ओबीसी में आ जाएंगे तो उस रिजर्वेशन का क्या फायदा रह जाएगा? जरा सोचिए, उनकी सोच क्या थी, हमारी सोच क्या है। इसलिए आज के दिन अगर हमने आगे बढ़ना है तो देश को अगर विकसित देश बनाना है तो हमें एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर आज 142 करोड़ देश का फर्ज बनता है। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी आपको कभी नहीं मिलेगा दूसरा। 10 साल में कोई आदमी बता दे आज तक एक दिन की भी छुट्टी गया हो एक दिन भी। और दूसरे लोग सर्दी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, ईद की छुट्टी, सारी छुट्टी। और इस आदमी के कोई लागले के पेट नहीं, ना घर की ना परिवार की। भाई तो आज भी तेल बेच रहे हैं, नून मिर्चा, और जब दूसरे का हाथ लग गया तो सारे सोचते लूट के देख लेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संगठन की सरकार है। इसीलिए आप देखते हो कि यूं नहीं मेरा आज कौन सा आदमी इस कुर्सी पे बैठा है, इस वाला बैठने वाला तड़ा जाए। और चिंता ना करो,
अगर यही हालात रहे तो कभी न कभी जो सपना हमने पहले लिया था वो सपना भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जो पहली बार 77 के अंदर इलेक्शन लड़ा था तो ये हिस्सा, ये ब्लॉक भोजाबाद से लेकर के और करीना तक और अनेक गांव बीच के ये सारे के सारे कोसली के नहीं जाटूसाना हल्के के गांव कहलाए जाया करते थे। और राजनीति मैंने यहाँ से शुरू करी और जो भी बना हूँ शुरू में जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो मेरे आज तक काम आने लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे सही ढंग से आपने राजनीति के अंदर उतारा। करीना वालों, मैं करीना की इसलिए कह रहा हूं कि करीना वालों के साथ मेरा अलजेड़ा भी रहा है और बाद में मेरा सुलझेड़ा भी है। और 20 बरस के बाद 2009 के बाद मैं यहाँ आकर के वोट मांग रहा हूँ, अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने पार्टी के लिए मांग रहा हूँ, अपने देश के लिए मांग रहा हूँ, हमारे कैंडिडेट धर्मवीर सिंह के लिए मांग रहा है। लोगों में एक भ्रम डाल दिया कि इंद्रजीत सिंह धर्मवीर के पर्चे के दाखिले के टाइम के ऊपर जानबूझ करके नहीं आया, कि बिरादरीवाद में फंस गया और धर्मवीर से किनारा कर लिया। हालांकि धर्मवीर और मैं पार्लियामेंट के अंदर 10 साल साथ रहे, दोस्ताना हमारा पार्टी के अंदर अनेक जगह के ऊपर प्रचलित है। लेकिन ये भ्रम डाल दिया तो सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आज आपके बीच के अंदर आया हूं, धर्मवीर के लिए वोट मांगने आया हूं, इसको जिताने के लिए आया हूं, आपका सहयोग लेने के लिए आया हूं। और जो उस दिन पर्चे पे नहीं पहुंचा, कम्युनिकेशन गैप हो गया अंग्रेजी में, तो किसी ने बताया नहीं मेरे को। इनका रात को फोन आया कि सुबह तुम आ रहे हो गए, मैं कहा उनको बताएंगे कि तुम करके पर्चा भरने लग गए हो। तो भाई वो कम्युनिकेशन गैप हो गया। मैंने गुड़गांव के अंदर प्रोग्राम दे रखा था, मेरे खिलाफ ये हीरो लड़ रहा था, तो मैंने कहा कम से कम अपना टेंशन ना करो, ये मेरा आगे क्या होगा। लेकिन आज मेरी स्थिति ठीक लग रही है वहाँ पे, तो मैंने हिम्मत करके और आपके बीच में आ गया हूँ। और वोट किस बात का मांग रहे हैं? हमने थोथे फायर नहीं करे। हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज मैं केवल चर्चा करना चाहता हूं भारत देश की जो इलेक्शन है उनकी नीतियों की। और सबसे पहले हमारी क्या आस्था है कि देश को आगे ले जाए। हम क्या चाहते हैं कि विकास के मुद्दे के ऊपर हम ये इलेक्शन लड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे के ऊपर जो हमने काम किए हैं उस मुद्दे के ऊपर लोगों से वोट मांगे। और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा आज के दिन हमने खड़ा किया है देश भर के अंदर, तो उसके ऊपर एक ऐसी इमारत बनाए कि आने वाले 24-25 साल के अंदर जब देश के 100 साल पूरे हो जाते हैं आज़ादी के बाद, अंग्रेजों की गुलामी के बाद, तो हमारा देश फिर से एक विकसित देश के तौर पे कहलाया जाए, आता जाए। इसलिए वोट मांगना चाह रहे हैं। और यहाँ जिक्र हुआ होगा, लेकिन मैं फिर कह देता हूँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्या है। एक हमारा 152D हरियाणा के बीचों बीच आता है, नारनौल तक जाता है, चंडीगढ़ का रास्ता आसान कर देता है। कितने करोड़ रुपए लगे इसके अंदर? 9,000 करोड़ रुपया चंडीगढ़ से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का ये बना करके 152D यहाँ पे हमारे बीच के अंदर भारत सरकार की तरह, भारत सरकार के पैसे ले दिया। 1-2 जगह लोग एक साल से, 1-2 जगह एक साल से लोग धरने पे बैठे हुए। एक तो मेरे साथी गण है जो बागोट के अंदर बैठे, और कुछ लोग साथीगण थे दुष्यंत चौटाला के जो आगे कहीं बैठे हुए। अब दुष्यंत चौटाला जी तो हमारी पार्टी में रहे नहीं, हमारे सहयोगी हैं, लेकिन मेरे वाले आदमी आज के दिन अभी तक धरने में बैठे। बोलो रणधीर, बैठे हैं ना। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने ये हाईवे बनवाया, आप लोगों की दिक्कत आज हम महसूस करते हैं। अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली, ये मैं मानता हूँ। धर्मवीर में अनेक बार जा चुके, बात नहीं बनी। आज सौभाग्य से
डॉक्टर बनवारी लाल के पास जो दुष्यंत चौटाला के पास महकमा हुआ करता था, वो बनवारी लाल डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया, रोड वाला। और एक सरल रास्ता इन्होंने निकाला है कि शायद अगर इसको स्टेट हाईवे डिक्लेयर कर दें, स्टेट हाईवे मतलब दादरी और सेकरीना, इसको अगर स्टेट हाईवे डिक्लेयर कर देंगे तो कट देने के अंदर भारत सरकार को बड़ी आसानी हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब को हम सेलर में कह चुके स्टेट हाईवे डिक्लेयर करने की पूरा प्रयास करेंगे। और भाई इसको धरने के उठवाने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ, स्टेट हाईवे तो बन ही जाएगा, आगे पीछे ये तुम्हारा ये कट भी इसी के हिसाब से मंजूर करवा देंगे। आज ये धरना उठा लो, गर्मी कड़क के परस रही है। विजय का ये प्रधान विजय उठा लो, बची हम काम कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, ये डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से आगे वाली दादरी यूपी में जो पड़ती है, वहां से शुरू होना था, कोटा जाना था, कोटे से होता हुआ राजस्थान को चीरता चीरता बम्बई तक जाना था। इसके ऊपर सब सोच विचार हो लिया, हरियाणा को बाइकआउट कर दिया। उस टाइम के ऊपर आप लोगों का ये अजीज और हम सफर साथी उस टाइम की नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन बोला करते थे, उसके अंदर में जाकर के बोला कि तुम ये जो कर रहे हो फालतू खर्चा कर रहे हो। चंबल नदी के ऊपर अनेक जगहों के ऊपर तुम्हारे को पुल बनाने पड़ेंगे, जगह जगह के ऊपर तुमने खाई खुदी हुई है, उसके ऊपर पुल बनाने पड़ेंगे। और अगर हरियाणा की समतल धरती से उतार करके इसको ले जाते हो तो आधे खर्चे के अंदर तुम्हारा ये डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा। राइट्स नाम की एक बिल्डिंग बनाने वाली संस्था है, उसने भापा और हरियाणा से क्योंकि सस्ता पड़ रहा था, आज के दिन हमारे को ये सौभाग्य है कि केंद्र सरकार की तरफ से डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा के माध्यम से होता हुआ और वहां पर यूपी से लेकर के प्रमोशन करता है। लॉजिस्टिकल हब, नांगल चौधरी के कोई आए हुए दिखे थे, मैंने वगैरह कुछ आए नहीं हो रहे, सरपंच वगैरह, हाँ ठीक है। तुम्हारे यहाँ लॉजिस्टिकल हब बना तो क्यों बना पता है कि डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर तुम्हारी बगल से गुजर रहा है। वहां पर जमीनों के दाम कितने बढ़ गए किसी को पता है? 10 गुना फालतू बढ़ गए। वहां पर नौकरियां कितनी मिलेंगी आने वाले समय के अंदर किसी को पता है? मैं बता रहा हूँ, कई हजारों के अंदर नौकरियां वहां पर लग जाएगी जब वहां पर इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री होने लगे। कोई ये नहीं कह सकता आज के दिन के डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम हमारी तरक्की नहीं होगी। 2 लाख करोड़ रुपया किसने खर्च किया है? भारत सरकार ने खर्च किया है। सिर्फ 25,000 करोड़ 25 लाख करोड़ कांग्रेस के टाइम के ऊपर खर्च हुआ था और फिर वो कम मामला ठप हो गया था। हमारी सरकार आई 14 के अंदर, आप लोगों ने बनाई नरेंद्र मोदी की सरकार, 1,75,000 करोड़ डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर हमने खर्च करवाए हैं और ये आज तक मुकम्मल हो गया। यहां पर विनोद पाली भी यही देखा था मैंने, इनके यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बन रही थी, बिल्कुल सच्चाई है। और ये यूनिवर्सिटी रोहतक जा रही थी, रोहतक, आपने पैरवी करी, हमने और अर्जुन सिंह आए थे, इनकी बिरादरी के भी थे। अर्जुन सिंह आए थे और यूँ बोल रहे कि जी यहाँ पर इंद्रजीत सिंह रहेगा, वहाँ टिकेगी जाकर के ये यूनिवर्सिटी, रोहतक तो ऑलरेडी है। तो आज के दिन यूनिवर्सिटी सेंटर में थी, हमारे माँ कहने से थी, आपने डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर दिया, आपका ये 152 डी दिया, एम्स 7,000 तो स्थायी नौकरी एम्स के अंदर मिलेंगी, 12 से 14,000 अस्थायी नौकरी यहाँ पे मिलेंगी। जमीन के भाव अलग बढ़ गए, वो अलग से मिलेंगे, और वहाँ पे जो धंधा करेंगे वो सैकड़ों होटलों की तादाद के अंदर उनको रोजगार मिलेगा। तो जब ये काम भारत सरकार ने किए तो हम डेवलपमेंट के नाते जब वोट मांग रहे हैं तो धरातल पे काम किए, उसके बाद फिर वोट मांगे। और ये कोई कहे कि भाई इंद्रजीत सिंह अहीर है, अहीर नाते हो गया, तो भाई अहीर तो दान सिंह मेरा जब अहीर ही नहीं था, मेरा रिश्तेदार भी था। और कौन सबसे पहले छोड़ करके चला गया मेरे को? दान सिंह छोड़ करके गया।
और कहाँ छोड़ करके गया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चला गया। तो दान सिंह का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाना तो आपको मंजूर, अही जाट के पीछे साथ लग जाएगा तो वो तो आपको मंजूर, लेकिन एक जाट मेरा साथ दे रहा है वो आपको ना मंजूर। तो ये भाई मैं तुम्हारा आज के दिन एमपी नहीं हूं, क्योंकि पार्टी ने मेरे को टिकट दे दी गुड़गांव की, लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे साथ धड़कता है और मेरे को अकेले को तुम वो काम करने के लिए छोड़ोगे, कोई साथी मेरे साथ दोगे। अगर साथी दोगे तो भाई मैं यूं निवेदन करना चाहता हूं, 5 साल जो अगले हैं इसके अंदर जो हमने 10 साल पुराने हैं इससे डबल काम करके दिखाएंगे। धर्मवीर को यहाँ से जुदा करके भेज दो। सारे के सारे छत्तीसगढ़ के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भी आज के दिन हमारे को आपकी जरूरत है, आपके हर वोट की जरूरत है। मर्द की है, वीर की है, बूढ़े की है, जवान की है। और जो जवान है 2-3 लाख के करीब नए वोट इस बार बने हैं, जो 18 से 23 साल वाले हैं, उनकी मैं ड्यूटी लगाना चाहता हूं कि अपनी वोट तो डालो ही डालो देश के निर्माण के वास्ते, ताकि जब मेरी उम्र के तुम बढ़ोगे तो यूं कहोगे अपने बच्चे पोतों को कि हमने देश के निर्माण के अंदर अपनी वोट की आहुति डाली थी। लेकिन यही नहीं, तुम्हारे ये भी जुम्मे लगाना चाहता हूं कि जो वृद्ध अपाहिज है, कमजोर है, बीमार है, उसकी भी तुम 25 तारीख को कमल के बटन दबाने के लिए अपने कंधे के ऊपर सवार करके उसकी वोट डलवाओगे। यही तुम्हारी ड्यूटी है। 18 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री आ रहे, वोट आपसे मांग रहे, 5 साल मांग रहे। भाई 10 साल में काम किया तो 5 साल और हमको देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, ये बताओगे। और कांग्रेसी को जिता करके मोदी को मिल जाएगी वोट, मोदी बन जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो जब बनेगा मोदी जब हमारी बीजेपी की वोट के माध्यम से बीजेपी का कैंडिडेट जीत करके जाएगा, जब जाके प्रधानमंत्री बनेगा। और हरियाणा के ऊपर हमने उपकार किया है। देश का हम चाहते हैं कि जब 2047 के अंदर हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे पोते सारे के सारे आजाद हिंद के अंदर एक विकसित भारत के अंदर सांस लें। 5 वर्ष देश की जिंदगी में क्या है? 5 वर्ष आपसे मांग रहे नरेंद्र मोदी के लिए, और इन 5 वर्ष के अंदर मैं यूं कहता हूं कि ये 15 दिन हमारे को दो, 5 साल हम और हमारी पार्टी के सारे साथी आप लोगों के काम आएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।